हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट है क्लर्क 918 वालों के लिए और जीओए आईटी 903 वालों के लिए। और अगर आप इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए जो क्लासेज है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। दोस्तों, आज की जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज की क्लास में जो मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। और दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो प्लीज़ नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो डेली हमारी 8:30 बजे क्लास होती है एंड आप इसको लेना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द लेटर RSVP एट द एंड ऑफ ए लेटर मीन, यानी पत्र के अंत में लिखे जाने वाले अक्षर RSVP का क्या अर्थ है? दोस्तों, जो आप लेटर लिखते हैं उसमें लास्ट में RSVP लिखा होता है, तो उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, प्लीज़ आंसर। जो उसका अर्थ है वह है कृपया उत्तर देना। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आंसर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील तो कौन से राज्य में हो जाएगी दोस्तों? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर केरला? कोलेरू झील पूछा है, तो दोस्तों जितने भी हमारे साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जो कोलेरू झील है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काल को मानसून के वापस जाने की ऋतु कहा जाता है? तो कौन सा काल होता है? दिसंबर के मध्य से मार्च के मध्य तक, जून से सितंबर, जून से जुलाई या फिर अक्टूबर से दिसंबर के मध्य? मॉनसून दोस्तों, मॉनसून वापस जाने के काल को क्या कहते हैं? आपको पता होगा दोस्तों, जब मानसून आता है तो कब आता है, कौन से मंथ में आता है? तो जून से जुलाई के बीच में आता है दोस्तों, तो जून से जुलाई। और जब जाता है तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जाता है, ठीक है। आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि जब मानसून वापस जाता है तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? दोस्तों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है जब मानसून वापस जाता है, तो ठीक है, आपको याद रखना है। कभी कभी ऑप्शन में तमिलनाडु ना देख के चेन्नई भी दिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा केरला में, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी माउंट विसुवियस यहाँ स्थित है, तो कहाँ पे दोस्तों? जापान में, तंजानिया में, इटली में या फिर केन्या में? तो ये हो जाएगा इटली में, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? दोस्तों, एचपी जीके का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सभी को आता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास, रावी, चिनाब या फिर सतलुज? तो दोस्तों, कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो जितने भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सतलुज नदी। तो फिर है कहाँ से? दोस्तों, सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वह है तिब्बत मानसरोवर से। कहाँ से? तिब्बत मानसरोवर से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नाउन फॉर इट्स पेपर इंडस्ट्री? तो क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? कानपुर, वलरपुर, बुलंदशहर या फिर जबलपुर? तो कागज उद्योग के लिए हो जाएगा वलरपुर, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट किस प्रकार का सेल है? ग्रेनाइट इज डैश टाइप ऑफ रॉक? तो ग्रेनाइट है दोस्तों एक आग्नेय सेल, यानी कि इग्नियस। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट एक आग्नेय सेल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फायदेमंद रहेगा, तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आते हैं कोई क्वेश्चन तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान के चल सकते हैं। जो आपका अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है 31 अक्टूबर को असिस्टेंट जेल सुप्रिटेंडेंट का, उसमें ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन एंड सेम टू सेम ऑप्शन के साथ। तो कोरियन बंदरगाह, जिसे वीओ चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता है, तो किस राज्य में है? दोस्तों, किस राज्य में है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये है तमिलनाडु में, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आगे भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह भूमि की प्रसिद्ध तांबे की खदानें किस राज्य में स्थित है? द फेमस कॉपर माइन सिंह भूमि इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो ये कहाँ पे दोस्तों? तो ये हो जाएगा झारखंड में, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच प्लेनेट इज नाउन एज द अर्थ ट्विन? कौन सा ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र है, मंगल है, शनि है या फिर बुध है? तो पृथ्वी का जुड़वा हो जाएगा दोस्तों बुध ग्रह। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है वे भी बुध ग्रह ही है। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह, तो पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा शुक्र। शुक्र से आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, भोर का तारा शुक्र, सांझे का तारा शुक्र। ठीक है, तो शुक्र से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इसके बाद दोस्तों मंगल, तो बात करते हैं मंगल की। तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध गैस है तो कौन सी दोस्तों? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वे होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन है कितने प्रतिशत वायुमंडल में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? तो 78%। कितने? 78% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन पूछे दोस्तों तो ऑक्सीजन हो जाएगी आपकी यहाँ पे 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो वह हो जाएगा 0.03%। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किन दो देशों के बीच की सीमा को डूरंट लाइन कहा जाता है? तो डूरंट लाइन तो किन्हें कहा जाता है दोस्तों? आपको बताना है। भारत पाक को, पाक और अफगानिस्तान को, भारत और भूटान को, भारत और म्यांमार को। डूरंट लाइन है तो दोस्तों ये कहा जाता है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता हो जाए कि भारत पाक की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है भारत और पाक की सीमा को। और जो मैकमोहन रेखा है वे कहा जाता है भारत और चीन की सीमा रेखा को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना का संबंध किस नदी से है? यानी दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? ठीक है, गोदावरी, महानदी, ताप्ती या फिर कृष्णा नदी? तो नागार्जुन सागर जो बांध है दोस्तों वे बना हुआ है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध महानदी पर बना हुआ है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली नाउन रेगुलर सोइल इज आल्सो नाउन एज? आमतौर पर रेगुलर मृदा कहा जाने वाली मृदा का ये नाम भी है। तो क्या कहा जाता है रेगुलर मृदा को दोस्तों? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या फिर लैटराइट मृदा? रेगुलर मृदा को कहा जाता है काली मृदा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लैक सोइल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक रोपण फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नाउन एज ए प्लांटेनियस क्रॉप? तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी? चाय, कपास, गन्ना या फिर धान? तो रोपण फसल है दोस्तों वह है चाय। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है? तो कौन सा स्थान है जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों? पचमढ़ी, मसूरी, ऊंटी या फिर दार्जिलिंग? तो सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी काफ़ी दमदार प्रश्न है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछ जाने की पूरी संभावनाएं हैं। पोर्टला पेरिस स्थित है तो कहाँ पे दोस्तों? पोर्टला पेरिस इज लोकेटेड इन वेटिकन सिटी में, सऊदी अरब में, जापान में या फिर तिब्बत में? पोर्टला पेरिस हो जाएगा तिब्बत में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खड़गपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? खड़गपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है खड़गपुर रेलवे जंक्शन स्टेशन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप? दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ना, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, तो आप रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रबी की फसल होती क्या है, कब बोई जाती है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नवंबर दिसंबर में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं दोस्तों? जो
अब फसलें बोई जाएगी। अभी क्या मंथ चला हुआ है, नवंबर मंथ चला हुआ है, ठीक है। अब जो आपकी फसलें बोई जाएगी वे बोई जाएगी रबी की फसलें। तो क्या बोया जाएगा दोस्तों इस फसल में, तो इस फसल में बोया जाएगा गेहूँ, सरसों, फिर जो इस टाइप की जो फसलें हैं ये रबी फसलें हैं, ठीक है, जो कि इस टाइम पे बोई जाती है। मटर भी इस टाइम पे बोई जाते हैं, यानी कि ये रबी फसलें हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सी नहीं है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया गेहूँ भी रबी फसलें बोई जाते हैं, सरसों भी, मटर भी। तो फिर क्या बचा, कपास। तो कपास जो दोस्तों ये है खरीफ क्रॉप, ये है खरीफ फसल। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये रबी क्रॉप नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो आपको दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए कि WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और इसके आविष्कारक कौन है, तो इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे चार्ल्स बेबेज। तो अगर आपके एग्जाम में कंप्यूटर के आविष्कार के पूछे कौन है, तो वे हो जाएंगे दोस्तों चार्ल्स बेबेज, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के व्यक्तिगत नेटवर्क को बाहरी आक्रमण से रोकने की यंत्र रचना है। तो क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगी फायरवॉल। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इन यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग की जाता है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। दोस्तों ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिबल करेंसी सिस्टम वाज स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली आरंभ की गई थी कब दोस्तों, तो ये की गई थी अप्रैल 1957 में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद दोस्तों, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो क्या हो जाएगी दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर ट्रेड सेक्टर। यानी जो लार्जेस्ट सोर्स है नेशनल इनकम का भी सर्विस सेक्टर से है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बंद अर्थव्यवस्था से आज से उस अर्थव्यवस्था से है जहां। आपको बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, कौन सी अर्थव्यवस्था से है। तो आप ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा फटाफट दोस्तों, फिर आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वे होगा, ना तो वहाँ पे निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वे होगा 5 जून को। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, लेकिन हर वर्ष इसकी थीम जो वो चेंज होती रहती है। आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस बार 2021 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को, उसकी थीम क्या थी। दोस्तों आपको बताना उसकी थीम क्या थी, उसका विषय क्या था, ठीक है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। क्या है दोस्तों, द चीफ फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे हो जाएगा एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति को वित्त संबंधी मामलों में सलाह देना भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सरकारिता आयोग का संबंध था किससे। सरकारिता कमीशन वाज कंसर्न्ड विद द, किससे था दोस्तों, तो ये था ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, जजिकल रिफॉर्म से, यानी न्यायिक सुधार से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वायुसेना के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो फिर एक बचा दोस्तों लोकसभा स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि संविधान में भारत का विवरण इस प्रकार दिए गया है, तो किस प्रकार दोस्तों, राज्यों का एक परिसंघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों का महासंघ है या फिर एकात्मक राज्य है। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत जो वो राज्यों के संघ का विवरण देता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी फायदेमंद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, जितने भी फैक्टर बताऊंगा आपको याद रखने हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है।
क्या है दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या फिर 40 वर्ष है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वह है 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है दोस्तों डायरेक्टली कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र है 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह है 35 वर्ष, आपको याद रखना है। और जो पंचायती चुनाव का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र है वह है 21 ईयर्स। और दोस्तों जो वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र है वह है 18 वर्ष। आप सभी को याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सॉलिडेरिटी यानी कि एकजुटता का। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो कौन सा गलत है दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा चारों के चारों ऑप्शन को, फिर आपको बताना कि कौन सा गलत है भारत संविधान के मुख्य विशेषताओं के संबंध में। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक ऑफ इमरजेंसी पावर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आपातकालीन शक्तियों का अभाव जो वो भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताओं के संबंध में गलत है। बाकी बात करें एकल नागरिकता, जी दोस्तों एकल नागरिकता जो वो भारतीय संविधान की विशेषता है। और एकल नागरिकता किसकी देन है दोस्तों भारत में, तो एकल नागरिकता अंग्रेजों की देन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक प्रशासन, ये भी इसकी विशेषता है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है यानी कि इंडिया का है, आपको याद रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। इन दोस्तों राष्ट्रपति को पदभार ग्रहण कराने की शपथ कौन दिलाता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों राइट होगा यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूलभूत अधिकारों का निलंबन किए जाने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं रहा। गुलजारी लाल नंदा, चौधरी चरण सिंह, वीवी गिरी या फिर मोरारजी देसाई। तो वीवी गिरी जो है दोस्तों वे भारत का कभी प्रधानमंत्री नहीं रहा। ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज वेस्टेड विद द पावर टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों किसके पास है, राष्ट्रीय आपातकाल भी और वित्तीय आपातकाल भी कौन घोषित कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री या फिर मंत्रिमंडल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वह किस अनुच्छेद के तहत आती है। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है दोस्तों ये 352 अनुच्छेद के तहत आती है। और जो फाइनेंशियल आपातकाल है दोस्तों ये 360 अनुच्छेद के तहत आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद भारत में अब तक कितनी आपातकाल लग चुकी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भारत में अभी तक दोस्तों 3 आपातकाल लगी चुकी है। कितनी, 3 दोस्तों। कब कब, तो फर्स्ट लगी थी 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरी लगी थी 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और तीसरी लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, और जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए और आता भी दोस्तों कि वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक कितनी बार लग चुकी है, तो जो वित्तीय आपातकाल है फाइनल इमरजेंसी वे भारत में अभी तक दोस्तों एक बार भी नहीं लगी है, एक बार भी नहीं लगी दोस्तों वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक। ठीक है, आपको याद रखना जितने भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं। अगर आप पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो दोस्तों नोट जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी फायदेमंद रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द। राज्य का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का उपराष्ट्रपति या फिर राज्य का राज्यपाल।
तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, यानी राज्यों के राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आंसर सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फायदेमंद भी रहेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों ये जो क्लास थी आपके सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद थी, चाहे आपका JOIT का एग्ज़ाम हो या फिर क्लर्क 918 का एग्ज़ाम हो या फिर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, काफ़ी फायदेमंद थी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली क्लास। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे कल डेली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।